बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। ऑपोजिशन के रिकॉर्ड शोर के बाद और उसके दौरान इलेक्शन उससे पहले हो गया। शहबाज शरीफ साहब के वोट 201 निकल आए और वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने एक धुआंधार तकरीर भी कर दी, बुलंदोबांग दावे कर दिए, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जिनको ढूंढने के लिए, जिनका मतलब ढूंढने के लिए हमें अक्सर लुग़त खोलनी पड़ जाती है। मतलब शू में किस्मत मेरी उर्दू तो इतनी अच्छी नहीं कि मैं इसको भांप सकता, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इसी तरह के कुछ और अल्फाज हैं जिनका जिक्र शहबाज शरीफ साहब हमेशा करते हैं, जैसे शबाना रोज़ की मेहनत और बिला खौफ तरदीद जब वो गुफ्तगू करते हैं तो यकीनी तौर पर उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। खैर, ये बातें तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आज के खिताब में क्या मुख्तलिफ था, क्या नया था? अपोजिशन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ मसाइल बताए, जबकि हल इस हुकूमत के पास नहीं है। अगर देखा जाए तारीखी तौर पर तो हल तो किसी हुकूमत के पास भी मुकम्मल तौर पर नहीं था। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत के पास मसाइल का हल था? क्या वो मसाइल हल कर सके? कोई भी हुकूमत जब आती है, यानी आप पाकिस्तान के वज़राए आज़म बहुत पीछे ना भी जाएं, 2008 से लेकर अब तक के जितने वज़राए आज़म आए हैं और उनकी पहली विनिंग स्पीच या इंट्रोडक्टरी स्पीच जो नेशनल असम्बली के फ्लोर पर दी गई है, उसके मुदरजात अगर आप देखें तो वो एक ही जैसे हैं। वो ये कि मुल्क नहायत ही नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। कमाल का नाजुक मोड़ है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ये अजीब मसाइल हैं जो कभी हल होने के नाम नहीं लेते, लेकिन सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला। अगर बदला है तो सिर्फ बदले हैं तो सिर्फ वो चेहरे जो कि इक़्तिदार में कभी और कभी अपोजिशन के अंदर आपको नज़र आते हैं। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो भी उसके अंदर था वो हम सब के सामने है, लेकिन कुछ बातें, कुछ बयानात ऐसे थे जिनकी बड़ी अहमियत थी, जो बड़े इंस्ट्रक्टिव थे। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर ओनरशिप ली उन इक़दामात की जो कि उनकी हुकूमत की है, ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। 9 मई मुजरिम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। मैं यहाँ पर इन दोस्तों की खिदमत में भी अर्ज करता हूँ, मेरा और मेरी हुकूमत का ये वादा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं पाए गए, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, वो काबिल जुर्म नहीं, मगर जिन्होंने 9 मई को कौम के साथ गद्दारी की, ऐसी लीडरशिप, ऐसा जत्था, क्या ये बात काबिले माफ़ी है? ये फैसला इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने करना है, ये फैसला इंसाफ और कानून ने करना है। शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक़े मईशत के साथ साथ मिसाक़े मुफ़ाहमत की बात भी क्या फरमाया, सुनिए। जहाँ ये बात है वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के देरीना साथी PDM 1 के अंदर उनके साथ थे। जब 2014 के धरने थे तो मौलाना फजल रहमान साहब साथ थे, उस वक्त तो अजहर साहब भी साथ थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब के ख्यालात और एहसासात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब गिला उनका अपोजिशन से है या आज की इस हुकूमत से जिसके इत्तेहादी उनके सामने हैं और उनके पुराने दोस्त हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं, ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे। इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे। कौन है जो हमारे इस हक पे डाका डालता है? एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह, किसी को दूसरी जगह, किसी को तीसरी जगह, सबको एडजस्ट करने की कोशिश की है। हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। हम डाका डालने को मुजरिम समझते हैं। लाख दफा वो एस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफा वो मुसल्लह कुव्वत हो, लेकिन जबर को जबर कहा जाएगा, उसको कभी अदल तस्लीम नहीं किया जा सकता। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब उन्हें वफाकी वज़ीर हम ऑलरेडी कह दें या अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए? चले हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कि उनको कब तक वफाकी वजारत मिलेगी। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे उस्ताद भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। अब आज हमने स्पीच भी सुन ली जनाब वज़ीर आज़म की, और
उन्होंने मिसाक मफाहमत भी कर लिया, ऑपोजिशन ने जो कहा वो हमारे सामने है। बट सवाल ये है कि मैं अगर इसी से शुरू कर पाऊँ कि मफाहमत आप कैसे करेंगे अगर पीटीवी पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या चले ऑपोजिशन के एक अहम रहनुमा जो कि आज प्राइम मिनिस्टरियल रेस के अंदर मौजूद थे, उनकी तकरीर नहीं दिखाई जाएगी तो फिर ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर आज ये कहा भी कि मुझे क्यों बैन किया गया है और मेरी तकरीर क्यों पीटीवी ने नहीं दिखाई। अगर पीटीवी ने दिखाई है तो आप तरदीद कर दें, और अगर नहीं दिखाई तो क्यों नहीं दिखाई। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बड़ी मुतवाज़न तकरीर थी। उन्होंने सियासी इंतकाम की बात नहीं की, उन्होंने इंतशार की बात नहीं की, उन्होंने साजिशों की बात नहीं की, उन्होंने कौमी यकजहती की बात की, यगानगत की बात की, और उन्होंने बात ये की कि मिसाके मईशत भी करें, मिसाके मफामत भी करें। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दोस्त ममालिक के हवाले से, मईशत के हवाले से, मजदूर, किसान, इस मुल्क के जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, हर तबके की बात की, ख़वातीन की बात की। देखिए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन या उमर अयूब साहब जो अपोजिशन की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, उनकी तकरीर में तात्तुल आया। मैं हाउस में मौजूद था जब डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि कमर्शियल्स चल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट करता हूं कि दोबारा इनकी स्पीच जो है वो लाइव कवरेज करवाई जाए, और वो करवाई गई। मैं आपको वसूख से कहता हूं अच्छा कि हम में से किसी को इल्म नहीं था कि वो लाइव नहीं जा रही, ना वजीर आजम साहब को इल्म था, ना वजीर आजम साहब की हिदायत पे ये हुआ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। और एंड टू एंड लाइव कवरेज उमर अयूब साहब की तकरीर की होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं ये बात बरमला कहता हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि डिप्टी स्पीकर साहब की इंटरवेंशन के बाद जब उनके नोटिस में ये आया, उन्होंने फौरी नोटिस लिया और हिदायत जारी की, और फिर उमर अयूब साहब की तकरीर जो है वो चैनल्स ने दिखाई। तो पीटीवी का इशू था ना, पीटीवी पे उन्होंने पॉइंट ब्लैंक आके पीटीवी पे ब्लॉक की गई है। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ पार्लियामेंट में, क्योंकि पीटीवी पार्लियामेंट से बाकी चैनल्स इसकी क्लीन फीड लेते हैं और वहां से कवरेज होती है, तो वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए तात्तुल आया था। फिर डिप्टी स्पीकर साहब ने हिदायत जारी की और वो दोबारा से फिर लाइव नशर हुई। ठीक हो गया। डिप्टी स्पीकर साहब को इतला दी गई असेंबली के अमले की तरफ से कि कमर्शियल्स के लिए कुछ ब्रेक हुई थी, और फिर वो वापस तकरीर जो है वो नशर हो चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी देर के लिए भी नहीं होना चाहिए था और एंड टू एंड लाइव चलनी चाहिए थी। और आइंदा मैं इस पे स्पीकर से भी, डिप्टी स्पीकर से भी बाकायदा इस पे बात भी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं की तकरीर जो है वो नशर की जानी चाहिए। तारिक साहब, एक ज़माने में मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप आपने सुना, आपके साथ थे हर मुश्किल वक्त में भी और सब कुछ आपके साथ थे। जब 2018 का इंतखाब हुआ, सब ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाद खड़े होकर कहा, गालिबन शहबाज साहब नहीं पहुंच पाए थे उसमें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि धांधली की ये हुकूमत है, धांधली वाली पार्लियामेंट है, लेकिन शामिल सारे फिर भी जाके हो गए। अब भी उन्होंने कहा हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि आप हुकूमत में हैं और उन्होंने आपको ना वोट दिया प्राइम मिनिस्टरियल रेस के अंदर भी, और वैसे भी वो आपसे वो कहते हैं कि जी हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। आप जिस पार्लियामान के ऊपर आज वज़ीर आज़म को इलेक्ट करके बैठे हैं, वो कहते हैं ये धांधली की पैदावार है और ये धांधली एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मतलब मौलाना साहब ने तो क्लियर कट कह दिया ना कि आप बेनिफिशियरी हैं एस्टैब्लिशमेंट की, मैनेजमेंट के। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ जो जीता है, जहाँ जहाँ जो हारा है, उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर इसमें धांधली हुई होती, एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली करवाई होती, तो क्या अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होते? ठीक। क्या हमारे स्टॉलवर्ड्स या किसी के भी स्टॉलवर्ड्स हार जाते इस तरह? देखिए, मैंडेट आया है क्लियर। पंजाब में हमें मैंडेट मिला है, बलूचिस्तान में बीएपी को, सिंध में पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को, और उसी तनासब से एनए की सीटें भी आप देखें तो वही तनासब बनता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसको तस्लीम करना चाहिए। हमारी अपनी कई दफ़ा सियासी कमज़ोरियां भी होती हैं, ठीक है, और हम बहुत सारे हल्के हार भी जाते हैं। पंजाब में भी हम हल्के हारे हैं। साद रफीकी साहब ने ग्रेस दिखाई, उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद पेश की, शिकस्त को तस्लीम किया, ठीक हो गया। तो ये बड़ापन है। तो देखिए, जहां जहां जो मैंडेट मिला उसको तस्लीम करें, या अगर सबूत मौजूद हैं, ठीक है, और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, ठीक है, वो पेश होने चाहिए ट्राइब्यूनल्स में। ट्राइब्यूनल्स भी देखें ना, हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल्स हैं, वहां पे पेश करें, बिल्कुल बताएं कि जी ये धांधली हुई है
और हमें ये इसमें हमारी प्रेयर है उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक। अब मदर साहब, जिस तरह का माहौल था आज पार्लियामान का, अब उमर अयूब साहब ने तो बड़ा क्लियरली कहा, हम जरा उस पर भी बात जरूर करेंगे 9 मई वाले वाकयात के हवाले से, लेकिन उमर अयूब साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है और शहबाज शरीफ गासिब हैं, और उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद भी की। अब सवाल ये है कि तारड़ साहब की जमात का, ज़ाहिर बात अब इनके वज़ीर आज़म है, ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि अगर हमने धांधली सारी हुई होती तो फिर कोई इतनी पसंदीदा शख्सियत तो है नहीं एस्टैब्लिशमेंट की, अली अमीन गंडापुर, वो कैसे वज़ीर आला मुंतखब हो गए खैबर पख्तूनख्वा के, और कैसे खैबर पख्तूनख्वा में इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को मिल गई? डू यू थिंक दिस आर्ग्यूमेंट सेल्स और नो? शुक्रिया मुनीब। देखिए, एक तो ये कि आपने अता तारड़ साहब को वफाकी वजीर बनवाने के खिलाफ जो साजिश की है, मुझे नहीं पता है आपके इस जुमले से वो वफाकी वजीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। क्यों? हमारी रिकमेंडेशन जो अक्सर बंदा के जोड़ों में ही बैठ जाते हैं सर हम। यही, क्योंकि जब मुराद अली शाह साहब वजीर आला नहीं बने थे जी, तो एक तकरीब में नासिर शाह को किसी ने वजीर आला कह दिया था, तो नासिर शाह साहब ने कहा था कि इन्होंने मेरी राह में रुकावट खड़ी कर दी है। बिल्कुल। तो ये तो खैर और लाइटर नोट पे बात थी। देखिए, अता तारड़ साहब जो बात कह रहे हैं, पहले तो उस पर बात कर लें जो मीडिया के हवाले से बात की उन्होंने, और अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया। मेरी तो तवक्को ये है, और आज से नहीं है, 88 से तवक्को है कि पीटीवी को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। देखिए, पीटीवी का जो चार्टर है वो कौमी मीडिया के तौर पे पहचाना जाता है। जो चार्टर है उसका, जब बनी थी, जब नेशनल टेलीविज़न आया था तो इसे नेशनल टेलीविज़न कहा जाता था। तो अब हमने उसको स्टेट कंट्रोल मीडिया बना दिया उसको, तो ज़्यादा तो बेहतर है। लेकिन इनकी हुकूमत के लिए पहले तो मैं ये कहूँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक गैर एलानिया मीडिया कंट्रोल है इस वक्त। बिल्कुल। जो अब आपको पता है कि साबका ट्विटर या मौजूदा एक्स और डिजिटल मीडिया पर जिस तरह पाबंदी लगाई जा रही है और जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, उसका मैकेनिज्म हमें कभी भी बनाना नहीं आया। हमेशा हम कभी, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, हम रेगुलेट करने के बजाय पाबंदियां लगा देते हैं। ठीक है जी। ये इनके लिए चैलेंज होगा। ये सब कौन कर रहा है? इनकी हुकूमत ने आज शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया है। अब देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये इनके कंट्रोल में ही शायद नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी। दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए, उन्होंने मीसाक़ मईशत की बात की, शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी कर चुके हैं। मीसाक़ मफ़ाहमत की बात की, ये अच्छी बात है। मीसाक़ सियासत की बात करें हम, जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है। देखिए, 2013 का जब हुआ था, जब इमरान खान साहब ने 4 हल्कों की बात की थी, उस वक्त भी मैंने लिखा था कि वो 4 हल्के अगर उस वक्त खोल दिए जाते तो शायद वो सारा जो चीज़ खड़ी हुई थी शायद उस तरह ना होता। और उसके बाद अल्टीमेटली एक जुडिशल कमीशन बना था, अता तारड़ साहब को याद होगा, हम सबको याद है जी। और अल्टीमेटली एक जुडिशल कमीशन बना और उसकी जो भी फाइंडिंग्स आई उसको इमरान खान साहब को एक्सेप्ट करना पड़ा। आज खुद मौलाना फजल रहमान हो, बाकी सारी जमातें हों, सबको कहीं ना कहीं एतराज़ है। मैं तवक्को कर रहा था, अभी भी वक्त है कि क्यों ना एक हाई पावर्ड आप कमीशन बना दें, उसमें जिसके पास जो भी रिगिंग के सबूत हैं, जो चीज़ें हैं, वो उस कमीशन और मुश्तरका एक उससे मुज़ाकरात के ज़रिए एक कमीशन तश्कील पाया जाए। ठीक है जी। और उस कमीशन की तश्कील पाने के बाद ये सब जो है एडमिट करें कि उस कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी उन सबको एक्सेप्ट करेंगे, जैसे 2014 में। बट मतलब साहब, एक इशू है ना, तो अगर ऐसा हो जाए तो ये जो टेम्परेचर है ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, बट ये मतलब आपकी ये रिकमेंडेशन अच्छी है, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ मंसूर साहब, ये 2014 में भी हमने देखा, मदद साहब ने कहा अगर बना दे तो बड़ा अच्छा है, वसतुल कल्बी होगी, बड़े खुले दिल से बना दे, लेकिन आपने देखा 2014 में जो भी कमीशन बना उसकी रिपोर्ट आई, तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार की। आज हालात क्या उससे ज़्यादा अबतर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं? और दूसरा ये कि अगर कमीशन बन भी जाता है, चले उसकी कानूनी जी सर, नीब इनकार नहीं किया था
पीटीआई ने इनकार नहीं किया था, रिजर्वेशन के साथ उसे एक्सेप्ट किया था। सर वो लेकिन वो बाद में जो 35 पंक्चर और जो जितनी चीज़ें थी, मेरे ख्याल में उसको उस पर किसी से माजरत करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो बीच में लिखा गया है उन चीज़ों के अंदर उसकी के लिए जो इंतखाबी कबाहतें हैं या खामियां हैं वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो धांधली ज़दा इंतखाब तो फिर भी उसे कहते रहे। वो खैर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का भी मसला था शायद उसके अंदर। बट मंसूर साहब, आपको लगता है अब ये मुमकिन है कमीशन बन जाना या कुछ चीज हो जाना इस तरह की? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। बेवकूफ हैं क्या नून लीग वाले कि वो इस किस्म की हरकत करेंगे? उनको मतलब दिमाग खराब है उनका कि वो ये काम करेंगे? उनको अच्छी तरह पता है पावर उनके हाथ में आ चुकी है, शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं, तो वो क्यों करेंगे? और दूसरी बात ये कि मुझे अजीब लगता है अगर हम ये कहें कि जनाब हमें एक जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है जो हमें बताए कि भाई धांधली हुई कि नहीं हुई। मतलब हम लोग सहाफ़ी किस काम के हैं? क्या हम नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? या हमने नहीं देखा इलेक्शन डे वाले दिन या इलेक्शन के अगले दिन जो है हुआ क्या है? किस तरह जो है वो रातों रात जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो तब्दील हो गए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के वो जो इनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानिब से सहाफ़ियों पे अटैक शुरू हो गया कि जनाब मीडिया ने गलत किया है, मीडिया ने गलत बताया है, मीडिया ये सब कुछ कर रहा है। अफसोस का मुकाम है। और माजरत के साथ ये थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब जो है जब स्पीच करके हटे और उमर अयूब साहब ने जो है जब स्पीच शुरू की तो वो पीटीवी को पता नहीं था। एक्चुअली पीटीवी इश्तिहारात में जो है वो दिखा रहा था। गलत बात है, ये झूठ मत बोला जाए, ये झूठ है। ये हकीकत ये है कि एक आदमी आ गया था उमर अयूब साहब के पीछे खड़ा होकर इमरान खान की तस्वीर लेके। हकीकत ये है जिसकी वजह से पीटीवी ने जो है वहां पे शाह से ज्यादा शाह का वफादार कोई था जिसने कहा कट करो, फौरन हटाओ इसको यहां से। और चूंकि पीटीवी हट गया तो तमाम चैनल से उमर अयूब साहब जो है वो गायब हो गए। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेंसरशिप दैट दिस कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ। ये है हकीकत, ये है असल बात। आपको तो बल्कि तारड़ साहब को तो यहाँ पे अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ ये कल वजीर इत्तलात बने ताकि हो सकता है कि हमारे प्रोग्रामों में आके कोई जवाब भी दे सकें, क्योंकि बाकी तो नून लीग वाले बहुत कम ही नजर आते हैं आजकल। तो कम से कम हो सकता है ये जवाब दे सकें। जाके पता कराएं कौन से इश्तिहार चल रहे थे। जो मैंने इश्तिहार देखा वो तो साले जाफर का इश्तिहार चल रहा था। अच्छा, मैंने तो उसी वक्त जाके पीटीवी कट किया। मैंने कहा हो सकता है बाकी चैनलों को किसी ने कुछ कह दिया तो मैं पीटीवी देखता हूं। वहां पे साले जाफर साहब बैठ के उनका इश्तिहार चल रहा था, वो बैठ के तज्जिया और तबसरा कर रहे थे उस वक्त वहां पे बैठ के। अच्छा, तो कोई इश्तिहार वगैरह नहीं चल रहे थे। आप लोगों ने सेंसर किया है। किसने सेंसर किया है? ये जो थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा ना तारड़ साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं था, शहबाज शरीफ साहब की हिदायत नहीं थी। ये आने वाली हुकूमत का मोटो है। ये बड़े अच्छे जुमले उन्होंने कहे तारड़ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। ठीक, अगले 3, 4, 5 साल जितनी देर भी हुकूमत रहेगी आप इंशाल्लाह ये जुमला बार बार सुनेंगे। भाईजान वो असद अली तूर को उठा के ले गए, शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। वो भाईजान वो फलां बंदा गिरफ्तार हो गया, ये किस तरह हो गया? शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। ये सिलसिला इसीलिए चलेगा क्योंकि इस हुकूमत का ये जो बनने जा रही है इसका डीएनए इस तरह का है। इसके डीएनए के अंदर ये पहला प्रिंसिपल होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। तो अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, अल्लाह करे कि तारड़ साहब जो कैबिनेट में जाके बैठे वो मुझे भी गलत साबित करें और हमारा ये जो तज्जिया है इसे बिल्कुल गलत साबित करें। नहीं, बट ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जिस तरह मदद साहब ने कहा कि अब ये एक इशू है ना कि मुझे और आपको या हम सब को पाकिस्तान में अगर प्लेटफॉर्म एक्स को एक्सेस करना है तो आप पहले VPN लगाएंगे, और इसी तरह और बहुत से मसाइल हैं जिनका सामना है। आप किसी सहाफ़ी से एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन असद तूर हैं वो इस वक्त FIA की तहवील में हैं, इमरान रियाज ख़ान है तो वो भी गिरफ़्तार हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई रोल नहीं होगा तारड़ साहब की हुकूमत का? हर चीज़ के ऊपर यही होगा, सोशल मीडिया के हवाले से भी यही होगा कि वज़ीर आज़म की हिदायत नहीं थी, हमें नहीं पता? मंसूर साहब नहीं, वो तो देखिए अब तो तय हो गया ना कि ये तो शहबाज शरीफ साहब ने आज ये वोट जीता है ना, इलेक्शन तो आज जीता है। हलफ कल उठाएंगे, उसके बाद वो कहेंगे भाईजान मुझसे पहले जो कुछ होता रहा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, आज से बात करें। लेकिन ये अफसोस है कि आपने वाकई ट्विटर ब्लॉक हुआ है, वो आप नहीं चलने दे रहे। 14 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, अब आप नहीं चलने दे रहे। और यहाँ पे एक ऐसा रेजोल्यूशन भी आया है सेनेट के अंदर कि भाई बाकी भी बंद करो, सारे फेसबुक भी बंद करो, यूट्यूब भी बंद करो, इंस्टाग्राम भी बंद करो, सारे बंद कर दो। तो भाई अगर कोई बीमारी होती है, अगर आप समझ रहे हैं बीमारी है, और मैं बीइंग सोशल मीडिया
मतलब यूजर मैं खुद ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि वाकई प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे भाई सर दर्द का इलाज गोली मारना नहीं होता, खुदा के लिए गोली देना होता है, गोली दें उसको ठीक करें। बिल्कुल ठीक है। आप तो ये कह रहे हैं कि गोली ना चीज खत्म करो, वो गोली और तरह से भी दे दी जाती है ना। वो खैर तारड़ साहब हमें बताएंगे कि गोली देंगे या ऑपरेशन करेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत ही नहीं किया। एक मुख्तसर सा ब्रेक करी, वापस आ रहे हैं हमारे साथ। तारड़ साहब बड़ा स्केथिंग क्रिटिसिज्म है। चलें ये थोड़ा आज बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल गया, लेकिन मंसूर साहब तो आज भी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी मैंने पर्सनली चेक किया, कोई कुछ नहीं था, इमरान खान की तस्वीर आ गई और फिर पीटीवी ने उसे ब्लॉक कर दिया। बट चलें मूविंग अहेड, ये आज़ादी इज़हार राय, इसमें और ज़िम्मेदारी एक्सरसाइज करने में एक बड़ी फाइन लाइन होगी। कैसे डील कर पाएगी ये हुकूमत के लिए? कभी ट्विटर ब्लॉक हुआ होता है, कभी कुछ हुआ होता है, कभी कुछ सहाफ़ी, रिगार्डलेस कि उनके तर्ज सहाफ़त क्या है, उन्होंने सही कहा है, दुरुस्त कहा है, गलत कहा है, जो भी है, उससे कोई एग्री या डिसएग्री बाद में करना, लेकिन FIA का पकड़ ले जाना या किसी और सहाफ़ी का गिरफ्तार हो जाना, हाउ वुड यू डील विद दिस? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि मंसूर साहब ने तजिया किया, बड़ा इन डेप्थ किया, मगर मैं तो वसूख से बात कह सकता हूं ना, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद था। मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे ये कह सकता हूं कि तब कोई डायरेक्शन नहीं गई। और देखिए, पार्लियामेंट के अंदर एक PTV का सिस्टम है, PTV पार्लियामेंट एक अलग चैनल है। अगर डिप्टी स्पीकर ने एक बात की, मैंने उसको फेस वैल्यू पे लिया, मैंने डिप्टी स्पीकर की बात को माना और डिप्टी स्पीकर ने हिदायत जारी की, तो वापस जब ऑन ए रिज्यूम हो गया तो मैंने उसको भी तस्लीम कर लिया। फ्यूचर क्या होल्ड करता है आई डोंट नो। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं तो इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि एक्स पे बैन ख़त्म होना चाहिए। मैं तो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट ज़रूर होना चाहिए। और ना तो मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जो एक गाली गलोच ब्रिगेड है जो सिर्फ ट्विटर के ऊपर और तमाम फोरम्स के ऊपर सिर्फ गंद फैलाती है, गालियां देती है, गलीज गालियां देती है, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करती है, झूठे प्रोपेगेंडा साजिशें करती है, कोशिश करती है कि स्टॉक एक्सचेंज ना उठ सके, कोशिश करती है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आ सके, कोशिश करती है कि मुल्क के अंदर केओस और तबाही फैल जाए। देखिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जरूर होना चाहिए और हमें भी इसको अडेयर करना चाहिए। और मैं इसको स्टेट की तरफ से इम्पोज नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबली एक ऐसा चार्टर भी साइन करें ना कि जिसके अंदर मुल्की मफाद के खिलाफ चलने वाले मामला जो सोशल मीडिया पे होते हैं उस पर कुछ सेल्फ रिस्ट्रेंट शो करें, कुछ सेल्फ कंट्रोल शो करें, कुछ थोड़ा सा हुब्बुल वतनी का भी सबूत दें। यहाँ पे शोदा की यादगारों को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे जाते हैं। एक ज़ियारत आग लगा दी थी दहशतगर्दों ने, एक जिना हाउस जो है वो सियासी दहशतगर्दों ने आग लगा दी। तो देखिए, कोई फर्क तो रखें ना। आप अपने आप को सियासी जमात कहते हैं और जिनकी मंसूर साहब बात कर रहे हैं कि जिनके साथ बड़ा जुल्म हो गया और बजा कह रहे होंगे, मगर मेरी तो सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मुल्क के बाहर से बैठ के जो कीबोर्ड वॉरियर सारा दिन इस मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, ये किसका काम है? मैं चाहता हूं एक्स अब कल नहीं अगले 1 घंटे में खुल जाए और इस पे बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो कहते हैं खाने वाली गोली से ठीक करें, गोली मारे ना, मतलब वो मुहावरतन ये कह रहे हैं खाने वाली गोली दवाई दे ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सियासी जमातों की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मतलब हम भी कई दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर, मैं इसका इतराफ़ करना चाहता हूं, हम कई दफ़ा ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना होगा, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपनाना होगा। रियासत को ये मजलूमियत का बयानिया इतना भी ना चलाएं कि रियासत एक दिन फॉल कर जाए और रियासत खत्म हो जाए। हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क ने क़यामत तक। बट इस मुल्क में क्या सियासी कैदी नहीं है तारड़ साहब? या इस मुल्क के अंदर क्या 9 मई बिल्कुल एक बदकिस्मत वाक़या है? मैं बहसीत एक आम पाकिस्तानी कहता हूँ, सज़ा दें, जो हार्ड कोर एविडेंस कॉन्क्रीट मौजूद है लोगों को दें। लेकिन जब हम बात करते हैं कि बहुत से ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं, लोग हैं जो अगर तहवील में हैं और बहुत अरसे से तहवील में हैं, क्या आपकी हुकूमत कुछ ऐसा कर पाएगी कि जो लोग महज इस वजह से हैं कि वो किसी पार्टी के साथ अलाइंड है, इस वजह से वो 9 मई के रगड़े में आ गए हैं, किसी और रगड़े में आ गए, उनको बाहर निकाला जाए? ये ऐसे तो नहीं जा सकता अनअबेटेड, और ऐसे तो नहीं चल सकता। देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो मिसाक मफामत की बात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि
सिर्फ जिनके खिलाफ एविडेंस है, जो केसेस में मुलविस हैं, वो रहें, बाकियों को छोड़ना चाहिए। उन्होंने बात की, अगर ऐसे कैदी हैं। और देखिए 9 मई के हमले की ना बड़ी जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जी हम गए थे, हमें गोलियां क्यों नहीं मारी। आप अंदाजा करें कि हमला करने वाले कह रहे हैं कि हमें रोका क्यों नहीं, हमें गोलियां क्यों नहीं मारी, हमारे पे डंडे क्यों नहीं बरसाए, हमें शेल क्यों नहीं मारे, हमें जाने क्यों दिया। यानी खुदा ना खास्ता ये जो प्लान था ना 9 मई का, ये बड़ा खतरनाक प्लान था। और ये बात भी देखें ना, खत्म हो गई। इमरान खान साहब की बहनें मौजूद थीं, तीनों। इमरान खान साहब का भांजा मौजूद था, पूरी पार्टी की मेन लीडरशिप मौजूद थी। तो आप क्या करने गए थे, क्या मैसेज देने गए थे? उस रात खुदा ना खास्ता अगर दुश्मनों की तरफ से कोई हमला हो जाता तो लाहौर में दिफा किसने करना था बॉर्डर्स का? मुझे ये बात बता दे। देखिए ये एक फाइन बैलेंस है, ठीक है। रियासत भी कायम रहनी है और इंसानी हकूक भी कायम रहने हैं। इंसानी हकूक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, बिल्कुल, और वो ठीक है। गारंटीड रहेंगे। ठीक मगर है। उसकी गार्ब में अगर आप रियासत को नाकाम करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। ये एक फाइन बैलेंस है और इस बैलेंस को स्ट्राइक करने में बात ये ना, हम कुछ तमाम चीजों की जमातों को अपना किरदार आपके अदा पास करना क्या होगा। इख्तियार है या नहीं? मंसूर अली खान साहब को तो लगता है कि जी आपके पास बहुत सारी चीज़ों का इख्तियार होगा नहीं, बट आई वुड लाइक मदर साहब टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस ऑल्सो। और मैं मंसूर साहब के पास भी इसके हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि एक वो रवैया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़र आया, दूसरी तरफ क्या ये सियासी तलखी कम हो सकती है या नहीं हो सकती, या उसका इख्तियार ही नहीं होगा इस हुकूमत के पास? एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मज़े साहब ये ज़रा अगर हम क्विकली इसके ऊपर बात कर पाएँ कि ये 9 मई वाले वाक़यात के अंदर आज भी कहा उमर अयूब साहब ने जी सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, निकाला जाए। एक तो ये कि क्या डेफिनेशन मौजूद है कि जी सियासी कैदी कौन कौन है? रियासत तो ये कहती है कि जी यास्मीन राशिद साहिबा हों, सनम जावेद हों और बहुत से लोग हों कि जी ये तो बिल वास्ता बिला वास्ता 9 मई के अंदर मुलव्वस है और इनको खिलाफ तो चले जी ये ट्रायल होंगे और सब कुछ होगा। लेकिन PTI का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ अगर आज भी PTI या उमर अयूब साहब 9 मई को कहेंगे जी PTI उसकी जिम्मेदार नहीं और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो फिर मफामत हुकूमत तो शायद इस पोजीशन में होगी ही नहीं, या शहबाज शरीफ साहब तो होंगे ही नहीं कि मफामत हो सके। अगर मफामत होनी है तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट और PTI की होनी है। PMLN का तो फॉर दैट मैटर अगर अलाउ मी टू से रेलिवेंट भी नहीं होंगे इसमें वो। देखिए मुनीब, पहले तो जब मंसूर ने ये बात की ना, मैंने बात की कमीशन की, तो उन्होंने कहा सहाफ़ियों को अपना काम करना चाहिए। तो सहाफ़ियों को काम करने से किसने रोका है? सहाफ़ी का काम जो है चीज़ों को एक्सपोज करना होता है, वो एक्सपोज करे। लेकिन क्या उसकी हुकूमत और अपोजिशन के लिए कोई लीगल वैल्यू होती है? वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जाहिर है जो भी सहाफ़ी है वो बिल्कुल, और बहुत से सहाफ़ियों ने एक्सपोज की, रिगिंग को एक्सपोज की, मुझे भी पता है हर जगह किस तरह। और यहाँ तो इलेक्शन के नताइज इलेक्शन से पहले ही मुरतब हो जाते हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। तो ये चीज़ें तो माजी में भी हैं, अब भी हैं और हुई हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे वो बहस तो नहीं ख़त्म हो रही जो इस वक्त बहस हो रही है। पहली चीज़ तो ये है कि सहाफ़ी अपना काम करे और करना चाहिए, उसे सहाफ़ी का अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये तो एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बहस है ये उसकी बात है। दूसरी बात ये जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं, मसला ये है कि जब इनकी 2016 में हुकूमत थी तो ये जो पैका एक्ट आया था 2016 का, ये इसने बुनियाद फराम की जिसकी बुनियाद पर जो FIA को इख्तियारात दिए गए, अनप्रेसिडेंटेड इख्तियारात दिए गए। ठीक है जी। इस वक्त जो उसके बाद से आज तक जो मीडिया के साथ हो रहा है, डिजिटल मीडिया हो, राइट्स एक्टिविस्ट हो, उनको उठा के ले जाया जाता है, ये सारी चीजें एक लंबी तारीफ है, खैर छोड़ दें इसको। ठीक। जो 9 मई की बात है, देखिए 22 अगस्त 2016 पे जो MQM के ऊपर जो है, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर की थी, नारा लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ, आज उस बात को 8 साल हो गए हैं। ठीक। कोई कम से कम 400 से 500 MQM के कारकुनों पे ये मुकदमात हैं, और उनमें ये मुकदमा भी है कि जी उन्होंने अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर तालियां बजाई। ठीक है जी। ये मुकदमा 8 साल से चल रहा है। ठीक है जी। इस वक्त जो आपको MQM जो है जेरे असर और जेरे निगेबानी नजर आती है, जहां वो इधर से उधर होते हैं, उन पर 22 अगस्त खोल दिया जाता है। ठीक है जी। उनको 22 अगस्त में बुलवा लिया जाता है। राइट। यही चीज 9 मई की हो रही है कि 9 मई में PTI का कोई भी कारकुन, अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कल इनकी
पीटीआई की कोई कारकुन लाहौर से आई, उनको गिरफ्तार कर लिया कि 9 मई के मुजाहरे में शिरकत की थी। ये जो तरीक़ाकार है, इससे जो असल चीज है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है कि आप एक ऐसे संगीन वाक़े को सिर्फ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है कि जहां जिसको आपने दबाना हुआ उस पर 9 मई डाल दिया आपने। कराची में जहां एमक्यूएम को दबाना हुआ 22 अगस्त डाल दिया ठीक है आपने। इससे पहले हमने ज़िया के दौर में देखा था, जहां पीपल्स पार्टी को दबाना हुआ अल जुल्फ़िकार डाल दिया। बिल्कुल। सो आपको लगता है कोई फर्क नहीं है, वो एटीट्यूड को तब्दील करने की जरूरत है? मंसूर साहब, टुवर्ड्स द एंड कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, उसी तरह इस्तेमाल। वरना 9 मई के बारे में जब आपने ये कहा कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं तो उनको सजाएं क्यों नहीं हुई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए थी। बट मंसूर साहब, विद दिस एटीट्यूड पीटीआई की मफाहमत, मैं दोबारा कहूँगा, ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि हम सबको पता है कि उनकी मफाहमत तो जहाँ होनी है उसमें तो चले हुकूमत जो भी किरदार अदा कर सकती है वो एक सालिसी का ही है। मफाहमत तो इस्टेब्लिशमेंट से होनी है। हो पाएगी व्हेन दे कीप सेइंग कि वो तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इमरान खान को टारगेट करने के लिए किया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये बड़ा गलत टैक्टिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और दूसरी बात ये कि आप अगर इस तरह बैठ के इन ट्रायल्स को चलाएंगे कि खदीजा शाह जो हैं उनको ज़मानत मिल जाए लेकिन सनम जावेद अंदर हो, तो ज़ाहिर बात है लोग फिर सवाल करेंगे कि भाई ये क्या तरीक़ाकार है, ये किस तरीके से ये ट्रायल्स चल रहे हैं। मेरी नज़र में तो अभी भी बहुत देर हो चुकी है। क्यों, किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है, इतनी देर क्यों लगाई गई? क्लियर होना चाहिए। अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सज़ा दी जाए, और अगर नॉट गिल्टी हैं, इन लोगों में से अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो उनको आज़ाद होना चाहिए। उनको किस बात के ऊपर आपने कैद किया हुआ है? और दूसरी बात, ये जो एक सिलसिला है ना कि आप एक शख्स को गिरफ्तार करें, उसके बाद जैसी उसको जमानत हो तो जनाब दूसरा केस फ्रिज में तैयार होता है, वहां से आप निकाल के उसको ठोक देते हैं, फिर तीसरा केस निकाल के ठोक देते हैं। ये एक डिलिबरेट एक मेथड लग रहा है इस मैडनेस के अंदर कि आपने बंदे को जाने नहीं देना। इमरान रियाज खान के साथ भी इसी तरह ही हुआ। पहले उनको किसी और केस में गिरफ्तार किया गया था, जिस दिन उनकी जमानत हो रही थी एक और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने रवैये को नजरसानी करने की जरूरत है। आपने जिस किस्म के हॉक्स, अली अमीन गड्डापुर की एग्जांपल ले लीजिए, आपने उनको खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बना दिया। वी ऑल नो कि उनका पार्टी के अंदर किस किस्म का रोल है। तो ये आप खुद सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हम बातचीत करना नहीं चाहते और हम यहाँ पे मजामत करने के लिए आए हैं। नहीं तो मजामत अगर करेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये निज़ाम ऐसे ये चल पाएगा, या कम से कम जो इमरान खान साहब जिस चीज़ के मुतमन्नी हैं कि जी हम इक़्तिदार वापस लेंगे, पावर पॉलिटिक्स में वापस आएंगे, विद दिस एटीट्यूड हो सकता है? आपको लगता है? मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता। अगर तो यही एटीट्यूड इसी तरह ही चलता रहा और अगर इसने मजीद शिद्दत इख्तियार करने की कोशिश की, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से हो या पीपल लाइक शेर अफजल मरवत या इस किस्म के लोगों ने अगर कोई ऐसी सियासत की, अगर तो सड़कों के ऊपर आने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में इसका फॉल बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और भी मुश्किल हो सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब आज बेशक वजीर आला हैं, लेकिन ये जेन में रखिएगा FIR उनके खिलाफ भी कटी हुई है। तो अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल को गिरफ्तार हो जाते हैं तो मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। टुवर्ड्स द एंड, लास्ट पॉइंट एक जो तारड़ साहब ने भी कहा एहसास ज़िम्मेदारी सब में होना चाहिए। हमने असद तूर, इमरान रियाज खान साहब की बात की, लेकिन क्या, क्योंकि मंसूर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक प्रेजेंस है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, ये बैलेंस तो शायद बहुत से हमारे कोलीग्स भी लूज़ कर जाते हैं ना कि जर्नलिज्म और कैंपेनिंग में फ़र्क है। तो शायद एहसास ज़िम्मेदारी वो है जिसकी बात अभी तारड़ साहब कह रहे थे कि करनी भी चाहिए कि जर्नलिस्ट शुड रिमेन अ जर्नलिस्ट एंड नॉट बिकम अ कैंपेनर। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में अगर आप याद करें, मैंने अपने आपके सवाल के पहले जवाब में कहा था कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम, और मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बहुत से साथी जो हैं वो वाकई, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। ऑब्वियसली मैं कोई नहीं होता कि मैं उनको सहाफ़ी या नॉन सहाफ़ी मैं लेबल करूं, लेकिन वाकई इस सिलसिले में जो है एहसास जिम्मेदारी की जरूरत है और चेक्स करने की जरूरत है। पीपल लाइक मजहर अब्बास साहब जो सीनियर्स हैं, इनको इस सिलसिले में आगे बढ़ के ऐसे लॉज या ऐसे फ्रेमवर्क्स लाने की जरूरत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स खत्म हो। बिल्कुल ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब का, मंसूर अली मजहर अब्बास साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।